आज होगी हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास। तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था फंडामेंटल में? बताइए, पिछली फंडामेंटल क्लास में हमने क्या सीखा था? पिछली फंडामेंटल क्लास में हमने सीखा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने जनरेशन होते हैं, है ना। आज हम सीखेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो इसके लिए हाँ देखिए सर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, कंप्यूटर फंडामेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर 7 डेज। तो अब हम क्या पढ़ेंगे आज? टाइप ऑफ कंप्यूटर। आज हमारे कितने तरीके के कंप्यूटर होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और हम अभी कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ये भी हम जानेंगे। हाउ टू मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं आपके? देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। 3 प्रकार के आपके कंप्यूटर होते हैं। एक होता है एलोंग कंप्यूटर, एक होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना। एलोंग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। और ये तीनों काम कैसे करते हैं कंप्यूटर, मैं अभी भी आपको बताता हूँ। इधर देखिए, पहले हम जानते हैं एलोंग कंप्यूटर के बारे में। एलोंग कंप्यूटर क्या होता है? द कंप्यूटर विच कैन मेजर चेंजेस इन द कंटिन्यूसली फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्टेट सच एज द प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज, लेंथ एक्सेट्रा। ये कह रहा है वो कंप्यूटर जो किसी भी चीज़ का प्रेशर माप सके, है ना, टेम्परेचर माप सके, वोल्टेज को नाप सके कि कितना वोल्टेज, कितना करंट हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है उस चीज़ के अंदर में, है ना, उसे कहते हैं एलोंग कंप्यूटर, है ना। इज कॉल्ड एलोंग कंप्यूटर। एलोंग कंप्यूटर आर यूज फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग पर्पस। ये जो हमारा एलोंग कंप्यूटर होता है ये हमारा साइंटिफिक एरिया में और खासकर इंजीनियरिंग पर्पस के लिए हमारा ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अ कार और बाइक स्पीड मीटर इज एग्जाम्पल ऑफ एलोंग डिवाइस। यानी जो आपके कार में और जो आपको बाइक में जो स्पीड मीटर होता है ना, आप उससे अंदाज़ा लगाते हो आपकी बाइक कितनी स्पीड में चल रही है, 20 की स्पीड में या 40 की स्पीड में, जो आपकी चीज़ों को माप रहा है कि जो अभी आप काम कर रहे हो आखिर किस चीज़ पे कर रहे हो, कितनी स्पीड पे कर रहे हो, क्या उसका वजन है, क्या चीज़ है, उसे कहते हैं हम एलोंग कंप्यूटर, है ना। कार या बाइक का जो भी आपका स्पीडोमीटर होता है वो एक एलोंग कंप्यूटर की ही लिस्ट में आता है ना, वो भी आपका एलोंग कंप्यूटर है। मैं आपको दिखाता हूँ एलोंग कंप्यूटर कैसा होता है आपका। एलोंग कंप्यूटर ऐसा होता है, देख सकते हो ये रहा स्पीडोमीटर, इसे कहते हैं एलोंग कंप्यूटर। आपका जो वॉच होता है इसे भी कहते हैं हम एलोंग कंप्यूटर। जो आपका वजन नापे ये भी होता है आपका एलोंग कंप्यूटर, है ना। ये वोल्टेज नाप रहा है आपका, वोल्टेज जो स्पीडोमीटर की तरह ही हमारा होता है एलोंग कंप्यूटर, है ना। और जैसे अब यहाँ पे देखिए ये आपको एलोंग कंप्यूटर समझ में आ गया। ये रही इसकी फोटो, एग्जाम्पल ऑफ एलोंग कंप्यूटर्स। अब जो हमारा दूसरा टाइप है वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर। क्या हमारा वो दूसरा क्या हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं आपके? डिजिटल कंप्यूटर द कंप्यूटर विच प्रेजेंट, है ना, द कंप्यूटर विच रिप्रेजेंट डाटा बाय ऑन और ऑफ स्टेटस इज कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। जो भी वो कंप्यूटर जो आपको डाटा रिप्रेजेंट करे, ऑन और ऑफ के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोवाइड करे, ऑन और ऑफ के अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रोवाइड करे, उसे कहते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैरेक्टर आर स्टोर इन द बाइनरी रोटेशन विच कंसिस्ट ऑफ 0 and 1। यानी कि जो भी आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है उसमें जो भी डाटा स्टोर होता है, जो भी कैरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका काम होता है वो होता है बाइनरी रोटेशन के अकॉर्डिंग। जो भी आपका काम होता है उसमें होता है आपका बाइनरी रोटेशन के अकॉर्डिंग आपका सारा काम होता है। और बाइनरी रोटेशन क्या होती है फिर 0 और 1, है ना, उसी अकॉर्डिंग आपका ये डिजिटल कंप्यूटर वर्क करता है। अब फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर वाज डिजाइन फॉर न्यूमेरिकल कैप्शन, है ना, कंप्यूटेशन इन आर द रेट लास्ट, है ना, लेट 1940s। यानी कि जो आपका कंप्यूटर बना था डिजिटल कंप्यूटर वो बना था आपको 1940s पे। और ये डिजिटल कंप्यूटर था जो फर्स्ट कंप्यूटर जिसमें न्यूमेरिकल काम होता था, यानी कि एक कैलकुलेटर आपका डिजिटल कंप्यूटर है। जो भी आपको नंबर के अकॉर्डिंग रिजल्ट शो करे, ऑन और ऑफ, है ना, ऐसा आंसर शो करे और जो आपको न्यूमेरिकल आंसर शो करे वो होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, है ना। क्योंकि देखो जो आप अभी जैसा बोलोगे सर ये 0 और 1 की बाइनरी कोड समझता है, तो अगर हम 5 डालते हैं तो 5 कैसे दिखाता है? उसे दिखाता है वो जो सॉफ्टवेयर और जो ये होता है ना बाइनरी कोड, बाइनरी रोटेशन, इनके साथ मिलकर आपका क्या कहते हैं कैलकुलेटर काम करता है आपका। तो आपको वहाँ पे आंसर दिखाता है, जो भी आप टाइप करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दिखाता है, वो होता है आपको डिजिटल कंप्यूटर। तो मैं आपको दिखाता हूँ डिजिटल कंप्यूटर कैसे होते हैं। ये जो भी आपको फोटोज़ दिख रही है, जो भी आपको इमेजेस दिख रही है, सारे आपको डिजिटल कंप्यूटर है।
क्या आपके ये डिजिटल कंप्यूटर है, जैसे स्मार्टफोन हो गया आपका, है ना, कैलकुलेटर हो गया, ये देख सकते हो, ये आईपैड, ये सारे आपके हो गए डिजिटल कंप्यूटर। मैं म्यूट करता हूँ यहाँ पे। तो ये होता है हमारे डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल्स। अब लास्ट क्या हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए हमारा एक होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है जो एक मतलब 2-3 लोगों का मिश्रण, उसे कहते हैं हाइब्रिड। तो वही बता रहा आपको, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एलॉन्ग एंड डिजिटल कंप्यूटर इज नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर उसे वो कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर उसे कहा जाता है जो एक से ज़्यादा चीज़ों का मिश्रण हो, जैसे कि एलॉन्ग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को मिला के बनाया गया एक हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना। डिजिटल कंप्यूटर और एलॉन्ग कंप्यूटर को मिला के बनाया गया हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, उसे कहता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जिसमें हम एलॉन्ग कंप्यूटर का भी काम कर सकते हैं और डिजिटल कंप्यूटर के जितने भी फीचर्स थे वो सारे हम उसमें काम कर सकते हैं, वो है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें एलॉन्ग और डिजिटल दोनों के फीचर्स दिए गए हैं। दिस सिस्टम कंबाइंस द मेजर, है ना, मेजरिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ एलॉन्ग कंप्यूटर। इस डिवाइस के अंदर मेजरिंग कैपेबिलिटी है जो एलॉन्ग कंप्यूटर में होती है, एंड लॉजिकल एंड सेंट्रल कैपेबिलिटी फॉर डिजिटल कंप्यूटर। ये लॉजिकल एंड सेंट्रल के अकॉर्डिंग काम आपका करके दिखाता है, जैसे न्यूमेरिकल डाटा आपको प्रोवाइड करता है, आंसर देता है, वो भी काम हम कर सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर में। जो डिजिटल कंप्यूटर काम कर सकता है वो आपका हाइब्रिड कर सकता है, और जो एलॉन्ग कंप्यूटर काम करता है वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर भी कर सकता है। तो वो होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, जो एलॉन्ग और डिजिटल का दोनों का काम एक साथ कर सके, वो है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर इज क्लासिफाइड इनटू 6 जनरेशन, है ना, 6 कैटेगरी। हमें 6 कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना। जो अभी आप शायद से अपने घर पे कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो वो भी एक आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है ना। लैपटॉप भी एक आपका हाइब्रिड कंप्यूटर ही है। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर कौन कौन से है और वो कैसे कैसे काम करते हैं आपके। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कैटेगरीज, ये है आपके हाइब्रिड कंप्यूटर की कैटेगरीज है यहाँ पे, है ना, कि कौन कौन से आपके कंप्यूटर है जो काम करते हैं यहाँ पे। तो लिखा रहा हाइब्रिड कंप्यूटर कैटेगरीज। पहला आपका सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर है। सेकंड है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। थर्ड है आपका माइक्रो कंप्यूटर। फोर्थ है मिनी कंप्यूटर। फिफ्थ है पर्सनल कंप्यूटर। सिक्स्थ है हमारा लैपटॉप। तो ये 6 है, ये 6 कैटेगरी है जो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर आती है। तो पहली कैटेगरी क्या है हमारी, पहला क्या हमारा सुपर कंप्यूटर। पहले हम सुपर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, आखिरकार सुपर कंप्यूटर क्या होता है हमारा। है ना। तो यहाँ पे देखिए सुपर कंप्यूटर, दिस आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल टुडे। मतलब इस समय जो अभी आपका जो साल चल रहा है, मतलब यहाँ तक अभी जो भी चल रहा है, इस समय सबसे पावरफुल कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर है। इसके मुकाबले ऐसा कोई कंप्यूटर अभी तक बनाया नहीं गया है कि इसको क्या कहते हैं, इसकी कैपेबिलिटी को सरपास कर सके, है ना, कि इससे भी अच्छा काम कर सके, ऐसा भी कंप्यूटर बना नहीं। अभी हाल फिलहाल में सबसे बेस्ट और सबसे पावरफुल कंप्यूटर हमारा सुपर कंप्यूटर है, जो हमारे सारे वर्क ईजिली कर सकता है। सुपर कंप्यूटर सिस्टम आर वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि सुपर कंप्यूटर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। कॉस्ट इन अ मिलियन, जो इसकी प्राइस होती है वो मिलियंस की होती है, 10 लाख से भी ऊपर की होती है इसकी प्राइस। इट इज़ यूज इन साइंटिफिक एरिया एंड सच एज अ वेदर, है ना, फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी एक्सेट्रा। यानी कि जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है ये कहाँ यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक एरिया में यूज़ किया जाता है। साइंटिस्ट लोग इसे यूज़ कर साइंटिफिक एरिया में यूज़ किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग, वेदर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए किया जाता है। न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए किया जाता है, और साथ साथ गवर्नमेंट एजेंसी इसका इस्तेमाल करती है ना, सुपर कंप्यूटर का। वेयर द नीड अ लार्ज डाटा बेस एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैपेबिलिटी इन अ रिक्वायरमेंट। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्पेस होता है कि आप डाटा अपने अकॉर्डिंग स्टोर कर सको, और ये हर तरह के डाटा को कैलकुलेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये अकेले 1000 कंप्यूटर को अकेले एक्सेस कर सकता है सुपर कंप्यूटर। मैं आपको सुपर कंप्यूटर की फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। सुपर कंप्यूटर आखिर क्या होता है देख सकते हो। सुपर कंप्यूटर कुछ आपका ऐसा दिखता है, ये आपके सुपर कंप्यूटर की इमेजेस। अब यहाँ पे क्या था हमारा, सेकंड था हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, तो यहाँ देखिए मैं आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में बताता हूँ।
मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये क्या होता है आपका? अ मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एट वेरी हाई स्पीड, यानी कि ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ये बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है और उसे वेरी हाई स्पीड से रोटेट कर सकता है, मतलब कि आपको दिखा सकता है। जैसे एक क्लिक करते हुए डाटा आपका फास्टली ओपन हो जाता है, इसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, 1 सेकंड 2 सेकंड, उसमें आपको वेट भी नहीं करना पड़ता आपको। और यहाँ पे क्या लिखा है आप पे 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन को ये समझ के उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर भी दे सकता है आपको, ये उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है 1 सेकंड के अंदर अंदर। जैसे अब हम एक जो सिंगल यूज़र आपके सामने, जो मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, मैं भी लैपटॉप पे आपको बता रहा हूँ, मैं अभी सिंगल टाइम पे 1 सेकंड में एक ही कमांड दे सकता हूँ। ये इसमें क्या होते हैं, इसमें एक से ज़्यादा यानी कि 100 200 500 कंप्यूटर आपके अटैच रहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ, है ना। उन 500 कंप्यूटर में भी अगर एक साथ ही एक बार में अलग अलग कमांड दिया जाए, हर अलग कंप्यूटर में 1 सेकंड में एक बार, अभी इस समय अलग अलग इंस्ट्रक्शन भी दिया जाए ना एक बार में ही, तो सारे इंस्ट्रक्शन को समझ के उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर सकता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये इतना पावरफुल है और इतना हाई स्पीड के अकॉर्डिंग काम करता है आपका। एंड सपोर्ट मैनी इनपुट आउटपुट एंड एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस, बहुत ज़्यादा इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपके स्टोर होते हैं, है ना, कनेक्शन लगाए जाते हैं, और एक्सिलरेटेड स्टोरेज डाटा भी आपका होता है कि आप आराम से डाटा को स्टोर कर सको, है ना। और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैज़ मल्टीपल यूज़र फैसिलिटी एंड रिमोट जॉब एंट्री स्टेशन, यानी कि वो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसमें मल्टी यूज़र फैसिलिटी होती है कि एक से ज़्यादा लोग इस पर काम कर सकते हैं। मल्टी यूज़र्स फैसिलिटी होती है, एक से ज़्यादा इस पर काम कर सकते हैं, एक कंप्यूटर पे एक से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करके हम काम कर सकते हैं। और रिमोट जॉब एंट्री स्टेशन, यानी कि आप दूर बैठे भी इसे कंट्रोल कर सकते हो, जॉब एंट्री स्टेशन, है ना। ऐसे फीचर्स दिए जाते हैं इसके अंदर। इट्स कॉस्ट इज़ वेरी हाई, इसका जो अमाउंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा हाई होता है ना। इट इज़ यूज्ड इन रेलवे, है ना, एयरवे रिजर्वेशन एंड रेलवे रिजर्वेशन में इसका यूज़ किया जाता है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ये रेलवे और एयरवे में हमारा यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो भी आपको डाटा होते हैं वहाँ पे सारे स्टोर होते हैं। आप देखते होगे डेली टिकट बुक्स होती है, डेली रिजर्वेशन होते हैं, डेली वहाँ पे सीट बुक होती है, एयरलाइन में भी ऐसी होता है ना। तो अगर एक कंप्यूटर संभालेगा तो काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा, प्रोसेसर ऐसे आपका अटक जाएगा। इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है जो हर डाटा को स्टोर कर सकते हैं ईजिली, इसलिए इन जगहों पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर दिखाता हूँ, ये आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर, अब यहाँ देखिए मेन फ्रेम हो गया। अब हम सीखेंगे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जानने से पहले मैं आपको यहाँ पे अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, आपको समझ में आया कि नहीं आया। कहीं भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है। अगर कहीं भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया मेरे को अभी तक। कोई डाउट है आपको? हेलो सर ठीक। हाँ बोलो रूपा जी। सर मुझे फर्स्ट का नहीं समझा। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर और कोई? सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई ना, इसलिए समझ नहीं आया क्या। हाँ देखिए आप, मैंने देखा था आप कब से ज्वाइन की थी। मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको, आपके माइक से ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो मैंने यहाँ पे एलोंग कंप्यूटर के बारे में जब समझाया था और इनके बारे में समझाया तब जाके आपने ज्वाइन किया था, है ना। मैंने देखा था, तो इसके बारे में वो दोबारा रिपीट करवा दूंगा आपको अगर कोई डाउट होगा। तो मैं अभी पूछा जहाँ तक बताया था वहाँ तक आप कह रहे हो कि इससे पिछले वाला आपने नहीं सुना था। कोई बात नहीं, जैसे हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद मैं दोबारा आपसे पूछूंगा तो उसमें मैं दोबारा कंप्लीट करवा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा आपको, है ना। तो अभी जैसे कि यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, है ना, हमने अभी दो हाइब्रिड कंप्यूटर के दो कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा। एक है आपका सुपर कंप्यूटर, एक पढ़ा हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है अब हम देखते हैं यहाँ पे। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम आर द स्मॉलेस्ट चीपेस्ट एंड कॉमनली यूज कंप्यूटर सिस्टम। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और चीपेस्ट रेट होता है और उसको बहुत कॉमन यूज कंप्यूटर सिस्टम, ये बहुत ही आम कंप्यूटर है जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है परचेज करके। इट इज़ बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर, ये आपका बेस होता है माइक्रो प्रोसेसर के अकॉर्डिंग बेस होता है, विच इज़ द सिंगल आईसी, जिसमें एक सिंगल आईसी होती है डेट कंटेन ऑफ ALU एज वेल एज कंट्रोल कैपेबिलिटी फॉर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट एक्सेस। यानी कि इसमें एक आईसी होती है जो ALU के अकॉर्डिंग काम करती है। ALU को बताते हैं CPU का प्रोसेस होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट,
है ना, उसके अकॉर्डिंग मिलके कंट्रोल करता है सिस्टम को और मेमोरी को, साथ में इनपुट आउटपुट को एक्सेस करता है आपका ये माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फ़ोटो। ये होता है आपके माइक्रो कंप्यूटर। देख सकते हो हमारे कंप्यूटर से थोड़ा मिलता जुलता है कंप्यूटर बिल्कुल, है ना। ये आपके माइक्रो कंप्यूटर। अब हमारा क्या यहाँ पे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पे मिनी कंप्यूटर क्या होता है आपका। मिनी कंप्यूटर क्या होता है। मिनी कंप्यूटर सिस्टम आर द सेम टाइप ऑफ कैपेबिलिटी देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। मतलब जो मिनी कंप्यूटर होता है इसकी सेम कैपेबिलिटी हमारी कैसी होती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसी होती है, जो अब मैंने सेकंड में पढ़ा था जो रेलवे और एयरवेज में यूज़ किया जाता है उसके ही तरह इसकी कैपेबिलिटी होती है। बट इज हैज़ स्मॉलर प्राइमरी मेमोरी। बस में क्या होता है, एक छोटी प्राइमरी मेमोरी होती है उसके मुकाबले, एंड लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम। बस पावरफुल, मेन फ्रेम से कम पावरफुल होता है ये। इट इज़ ऑल्सो चीपर देन मेन फ्रेम। ये बहुत ही सस्ता होता है मेन फ्रेम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। मेन फ्रेम की अगर तुलना की जाए इस कंप्यूटर से तो इसका रेट बहुत ही कम होगा मेन फ्रेम के मुकाबले। तो ये है आपका मिनी कंप्यूटर। देख सकते हो इसके अंदर ऑटोमेटिक हैंड में आपको फिट आ रहा है, इसमें सीढ़ी लगा सकते हो, डाटा रोटेट कर सकते हो, आपको पेन दिख रहा होगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपका मिनी कंप्यूटर। अब फिफ्थ क्या था हमारा, फिफ्थ हमारा पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, जिससे आप पीसी कहते हो। पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो लिखा होगा पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर पीसी, जिसे हम पीसी कहते हैं, इज बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर। ये आपका एक माइक्रो कंप्यूटर होता है विच प्रोवाइड देन वाइड रेंज ऑफ कैपेबिलिटी। इसकी स्क्रीन बहुत बड़ी होती है, वाइड रेंज आपको प्रोवाइड करता है, एंड कैन बी यूज अ स्टैंड एलोन सिस्टम। ये एक जगह पे रख के मतलब अलग, मतलब आप कंप्यूटर जैसे आपके पास जो पीसी है, जो आप कहते हो कंप्यूटर, वो आपका पीसी है ना। उस पीसी को आप क्या करते हो, कहीं कैरी कर सकते हो या फिर एक जगह अलग जगह से एक खाली जगह पर उसे स्टैंड करके रख सकते हो। वही बता रहा आपको, एक स्टैंड एलोन सिस्टम। ये एक अकेले जगह पे रखने वाला सिस्टम है, जहाँ पे स्टैंड होता है उसको अकेले जगह पे रख के काम करने वाला हमारे कंप्यूटर है। दे हैव बिकम वेरी पॉपुलर ड्यू इन लो प्राइस। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा मशहूर है कम प्राइस के अकॉर्डिंग। कम प्राइस के मामले में ये कंप्यूटर सबसे ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि हर घर में आपको कंप्यूटर मिलेगा। मेन फ्रेम नहीं मिलेगा, ना आपको पावर, ना सुपर कंप्यूटर मिलेगा, क्योंकि वो बहुत हाई होते हैं। कम रेंज में पर्सनल कंप्यूटर सबके घर में अवेलेबल होता है, विच इज़ विद इन द रीच ऑफ द लार्ज सेगमेंट ऑफ एजुकेशन पॉपुलेशन इज मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। मतलब एजुकेशन पर्सन इसको इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर कंप्यूटर वो रखते हैं जो डेवलप कंट्रीज होती है ना। जिसको एजुकेशन नॉलेज होती है वही ज़्यादातर कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है अपने घर पे कि हाँ मुझे काम करना है, और ज़्यादातर डेवलप कंट्री में ही कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर पर्सनल कंप्यूटर का। पर्सनल कंप्यूटर कैसे होता है साथ में मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में है तो आप उसको देखिए, वही आपका पर्सनल कंप्यूटर है। ये होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर, इसे आप पीसी कहते हो। अब लास्ट क्या था हमारे यहाँ पे, लैपटॉप्स क्या होता है। लैपटॉप तो आपको पता ही, लैपटॉप क्या होता है। ये लास्ट हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है। लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है। द लैपटॉप कंप्यूटर इज़ वेरी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम। ये बहुत ही छोटा कंप्यूटर सिस्टम होता है बाकियों के मुकाबले। इट इज़ वेरी इजी टू कैरी इन हैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब ये बहुत ही, हम इसी आसान तरीके से इसे कहीं भी हैंड के अंदर उठा के कहीं से एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा सकते हैं। इट इज़ आउटपुट डिवाइस बेस्ड ऑन एलसीडी। जो इसका आउटपुट डिवाइस होता है वो एलसीडी बेस्ड होता है। लैपटॉप कंप्यूटर इज वेरी, है ना, लैपटॉप कंप्यूटर इज यूज्ड बाय द बिजनेसमैन कीप रिकॉर्डिंग द लार्ज बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें ये ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं बिजनेसमैन, क्योंकि इसमें ईजिली कैरी कर सकते हैं कहीं ना एक जगह से दूसरी जगह, और बिजनेसमैन अपना डाटा इसमें रिकॉर्ड रखते हैं बिजनेस का ट्रांजेक्शन। इट हेल्प एनी ईजी रेफरेंस, तो आसानी से उसे दिखाने में काम आए, है ना। तो ये होता है आपका लैपटॉप। तो लैपटॉप के बारे में आपको दिखाता हूँ लैपटॉप कैसा होता है आपका। लैपटॉप ऐसा होता है, साथ से लैपटॉप्स और कम पीसी तो मुझे दिखाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप सब तो देखते ही हो पीसी कैसे होता है, लैपटॉप कैसे होते हैं, है ना। तो ये थे आपके हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो एक बार मैं आपको फिर दोबारा अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, आपको समझ में आया कि नहीं आया। जहाँ नहीं आया वहाँ मैं आपको दोबारा बता दूंगा। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है। रूपा जी आप अनम्यूट हो।
अब बताइए ये हाँ सर आ गया आ गया। समझ में। अब स्टार्टिंग में आपको क्या समझ में आता है एलोंग कंप्यूटर, मैं आपको पूछ लेता हूँ क्या चीज़ आपने मिस की थी, उस चीज़ में आपको अभी कवर करवा दूंगा। ऐसे यहाँ मैंने स्टार्ट किया था हाउ मैनी, है ना, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने टाइप्स के आपके कंप्यूटर होते हैं। हाँ तो यही यही तो यही। मैंने बताया था एलोंग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड। अपना हाइब्रिड तो प्रॉपर पूरा समझ लिया होगा, हाइब्रिड क्या 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 होते हैं। मैं आपको एलोंग और डिजिटल एक बार दोबारा बताता हूँ, एलोंग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं आपके। तो यहाँ पे आपको पहला दिख रहा होगा ओके। एलोंग कंप्यूटर। एलोंग कंप्यूटर क्या होता है, द कंप्यूटर विच कैन मेजर चेंज ऑफ, कहना कंटिन्यूसली फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्टेटस जस्ट एज प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज, लेंथ एक्सेट्रा। ये कह रहा है एलोंग कंप्यूटर वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं या मापते हैं, है ना, जैसे इलेक्ट्रिक स्टेट, जैसे प्रेशर को मापना, टेम्परेचर को नापना, वोल्टेज को काउंट करना, है ना, वोल्टेज कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, लेंथ को मापना, वो होता है आपका एलोंग कंप्यूटर। ये सारे काम कौन करता है, आपका एलोंग कंप्यूटर करता है। इट इज़ कॉल्ड एलोंग कंप्यूटर। एलोंग कंप्यूटर आर स्टोर इन साइंटिफिक यूज इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग पर्पस। जो एलोंग कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है वो साइंटिफिक एरिया में और इंजीनियरिंग पर्पस के अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल किया जाता है। अ कार और बाइक स्पीड मीटर इज एग्जाम्पल ऑफ एलोंग कंप्यूटर। जो आपके कार और बाइक में जो स्पीड मीटर होता है, इससे आप स्पीड का अंदाज़ा लगाते हो कि आपकी बाइक कितनी स्पीड में जा रही है, 50 की स्पीड, 40 की स्पीड या 10 की स्पीड। वो भी एक एग्जाम्पल है आपका एलोंग कंप्यूटर का, है ना। मैं आपको एलोंग कंप्यूटर के बारे में फ़ोटोज़ दिखाता हूँ आपको। ये जो आपको 3 फोटो दिख रही है सारे आपके एलोंग कंप्यूटर है। आपकी वॉच भी, जो घड़ी होती है आपके घर में जो टिक टिक करती रहती है, लटकती रहती है 24 घंटे, वो भी आपकी क्या है, एक एलोंग कंप्यूटर है ना। अब आते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है आपका, द कंप्यूटर विच इज रिप्रेजेंट डाटा बाय ऑन और ऑफ। जो भी डाटा को रिप्रेजेंट करे ऑन और ऑफ में, वो होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। स्टेटस इज कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल सर्किट कैरेक्टर एंड स्टोर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैरेक्टर्स आर स्टोर इन द बाइनरी रोटेशन विच इज कंसिस्ट ऑफ 0 and 1। जो भी इसमें काम होता है हमारे डिजिटल कंप्यूटर में, है ना, जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट का कैरेक्टर होता है वो स्टोर होता है बाइनरी रोटेशन के अकॉर्डिंग, और कंसिस्ट किस पे काम करता है, वो 0 1 के अकॉर्डिंग हमारा काम करता है डिजिटल कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो आपको नंबरिंग शो करे, जो आपको नंबर शो करे 1 से लेकर 10 तक, या जो भी नंबरिंग का काम हो, वो सारा याद रखना, वो सारा आपको बाइनरी रोटेशन पे काम होता है। जो आपके पास में कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आप नंबर टाइप करते हो कि नहीं करते हो ना, तो उसमें भी बाइनरी रोटेशन के अकॉर्डिंग हमारा सारा काम होता है कंप्यूटर में भी। और डिजिटल कंप्यूटर में हमारा बाइनरी रोटेशन के अकॉर्डिंग काम करता है। वो कैसे, 0 और 1 के अकॉर्डिंग आपको देता है। जैसे कि कैलकुलेटर भी एक एग्जाम्पल है आपका डिजिटल कंप्यूटर का, है ना। द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर वाज डिजाइंड फॉर न्यूमेरिकल कैप्शन, है ना, कंप्यूटेशन। यानी कि जो फर्स्ट डिजाइन आपका कंप्यूटर बनाता है, डिजिटल कंप्यूटर, वो न्यूमेरिकल कैप्चुलेशन के अकॉर्डिंग बनाता इन द लेट 1940s में, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये है आपके एग्जाम्पल डिजिटल कंप्यूटर्स के। देखो यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर कैसे दिख रहा है आपको। तो ये है आपके डिजिटल कंप्यूटर। मैंने यहाँ पे अनम्यूट कर दिया। रूपा जी आपको बताइए, समझ में आ गया आपको डिजिटल कंप्यूटर, एलोंग कंप्यूटर क्या होते हैं आपके। जी सर। तो फंडामेंटल की जो क्लास थी हमारी 30 मिनट्स फ्राइडे की, वो आज हमारी होती कंप्लीट, है ना। पिछली क्लास में हमने सीखा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आज सीखा हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, है ना। कंप्यूटर कितने टाइप्स होते हैं और कैसे होते हैं, सब आज हमने सीखा, है ना। अब जो मंडे क्लास होगी वो होगी आपकी किसकी, इंटरनेट की होगी। किसकी होगी आपकी, इंटरनेट की। तो आज की क्लास में यही एंड करता हूँ फंडामेंटल्स की। अभी हमारी जो 30 मिनट्स चलेगी वो चलेगी हमारी कुछ प्रैक्टिस, जो मैं पूछूंगा और जो मैं कुछ बताऊंगा आपको उसके बारे में। तो इधर देखिए, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। ओके, आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी मुझे पता है, मैं फिर भी आपको यहाँ पे डेस्कटॉप शो कराता हूँ। यहाँ पे देखिए, है ना। मैं एक बार आपको यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको ये गूगल ही शो कराता हूँ 2 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने ओपन किया एक्सेल, या एक्सेल ओपन करते ही मैंने आपको स्क्रीन शेयर कर दी एक्सेल की। आप सबको स्क्रीन, एक्सेल की स्क्रीन शो हो रही है। हो रही है ना, बहुत बढ़िया। चलिए
तो कल मुकेश जी ने मुझसे पूछा था, सर मुझे क्या कहते हैं इंटरेस्ट निकालना बताइए सर, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, शायद से आप भी थे। उन्होंने कल क्वेश्चन कहा था सर मुझे इंटरेस्ट निकालना बताइए। उसमें जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड की थी उसमें इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन था कि इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला बताया नहीं। तो मैं आज आपको इंटरेस्ट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैंने कल कहा था कि आज मैं आपको इंटरेस्ट के बारे में बताऊँगा और डाटा आपको रेडी मिलेगा। आज मुकेश कुमार जी ने क्लास ज्वाइन की, शायद से पेपर्स के लिए गए होंगे वो, तो कोई नहीं। तो इधर देखिए कि किसी भी डाटा को अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं, है ना। ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ दिख रहे होंगे, एक होता पीएमटी, एक होता हमारा एफवी। पीएमटी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ की ईएमआई को निकालने के लिए, और एफवी के फुल फॉर्म होते हैं फ्यूचर वैल्यू। जितने भी आप इन्वेस्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग को फ्यूचर में कितना मिलेगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ईएमआई कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं एक बार डॉलर का साइन, कोई भी एक करेंसी का साइन लगा देता हूँ। तो आप बताइए यहाँ पे क्या लिखा है, ये अमाउंट कितना है। कोई बात नहीं। तो अब देखिए हम यहाँ निकालते हैं ईएमआई के बारे में। तो यहाँ पे मैं पहले बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ दी गई है। यहाँ दिया है कि लोन अमाउंट, कि हमने कितना लोन लिया है। हमने यहाँ लिया है 2 लाख, यानी 2 लाख का हमने लोन लिया है। ओके। और इंटरेस्ट रेट बाय पर ईयर, इंटरेस्ट रेट बाय पर ईयर, तो हमें हर साल कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 5%। यानी 2 लाख का हमें हर साल 5% देना पड़ेगा, है ना। पैसे तो हम देंगे, साथ में 5% हम एक्स्ट्रा देंगे उनको, है ना। और लोन पीरियड इन ईयर, मैंने 5 साल के लिए लोन लिया है। ये 2 लाख रुपए जो मैंने लिए हैं मैंने 5 साल के लिए लिया, और हर साल मैं 5% इंटरेस्ट भरता रहूँगा 2 लाख का। अब आते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट। तो मुझे मंथली कितना पे करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे मंथली कितना पे करना पड़ेगा। तो ये हमने निकाला है पीएमटी से, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरे फॉर्मूला को कर दूँ डिलीट आपके सामने। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इजकल टू पीएमटी। पीएमटी निकालेंगे फॉर्मूला, लिखा ना देखो, कैलकुलेट द पीएमटी एंड लोन बेस ऑफ कंस्टेंट, है ना, पेमेंट एंड द कंस्टेंट इंस्ट्रक्शन, है ना, इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे मेरे पास मैसेज आया है, नाम से ये मैं ही ऐड हूँ, आई एम सॉरी, मैं आवाज़ कम आ रही है इसलिए। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ मैंने लगा पीएमटी, मैंने को बता दिया फॉर्मूला क्या बता रहा था, उसके बाद बता रही लोन्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है, आपका इंटरेस्ट दिखाता है। मैंने क्या है ब्रैकेट ओपन करते ही यहाँ आपसे पूछा रेट। तो यहाँ पे रेट कहाँ है आपका, रेट है हमारा इंटरेस्ट रेट। ये हमारा साल के हिसाब से, मैं बताता हूँ जो पीएमटी फॉर्मूला है और जो आपका एफबी यानी फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला है, सारा का सारा आपका मंथली बेस्ड काम होता है, आपका मंथली बेस्ड। तो मैं बता रहा हूँ ये जो 5% है ये साल भर का बता रहा है, ये साल भर का 5% आप दोगे, तो महीने का कितना परसेंट आप दोगे। साल का 5% हुआ तो महीने का कितना परसेंट आप दोगे। तो मैंने इस रेट को डिवाइड कर दिया 12 से। एक साल में 12 महीने होते हैं ना, मैंने 12 से इंटू कर दिया, तो क्या होगा वो 1 मंथ का आपका निकल के आ जाएगा 1 मंथ का। फिर कॉमा, फिर मांग रहा आपसे, है ना, एन पर, यानी कि आपने कितनी ईयर के लिए लिया है, जो भी आपने लिया है वैल्यू आपने कितने साल के लिए लिया। हमने लिया 5 साल के लिए, ये तो 5 दिखा रहा है। तो याद रखना ये जो भी काम होता है उसका मंथली होता है। तो मैंने इस 5 को इंटू कर दिया 12 से, ठीक है। अगर यहाँ 5 देखो, अगर आप यहाँ 5 सेलेक्ट करते हो, जो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया B6, यहाँ सेलेक्ट किया मैंने B6 एन पर पे, यानी कि मंथली कितना आपको पे करना होता है, कितने साल के लिए पे किया आपने, कितने मंथ के लिए। तो यहाँ मंथली के अकॉर्डिंग आता है। अगर मैं 5 लिखता हूँ तो यहाँ पे से 5 मंथ दिखाइए, सिर्फ समझेगा 5 मंथ। इससे मैंने 5 को 12 से इंटू किया, और जितने भी आपके महीने होंगे 5 साल के, सारे आपको यहाँ पे एक साथ जोड़ देगा। कितने हुए, 60 होते हैं महीने, 5 साल में 60 महीने होते हैं। तो 60 यहाँ पे लिखा गया, यानी कि 60 महीने के लिए हमने ये लिया है। तो टोटल 5 ईयर्स हो गए ऑटोमेटिक आपके। फिर कॉमा, पूछा आपसे वैल्यू क्या आपकी, है ना, वैल्यू क्या आपकी, वैल्यू है हमारी ये रही, वैल्यू हमारी ये है, ठीक है। और फिर कॉमा आपसे पूछा एफवी, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि एग्जांपल का मैं आपको समझाता हूँ। आप अगर कोई भी फ़ोन खरीदते हो
तो डाउन पेमेंट को ही कहते हैं एफ एक अकॉर्डिंग के वाइज। अगर आपने फ़ोन ख़रीदा है 12,000 का, उसका डाउन परसेंट 35% आप देते हो, यानी कि 4,200 आपने दिया, वो हुआ फ्यूचर वैल्यू इसके अकॉर्डिंग। तो अभी लोन हमने लिया, बाकी हमने लोन के कुछ पैसे तो दिए नहीं अभी तक। हमने 2 लाख रुपए लोन लिया है, बाकी अभी स्टार्टिंग में हमने कुछ पैसे तो दिए नहीं है, मंथली में कुछ दिए नहीं है। तो यहाँ लिखिए 0, और यहाँ आपसे पूछेगा एंड ऑफ मंथ पीरियड, बिगनिंग ऑफ मंथ पीरियड, हम लिखेंगे एंड ऑफ मंथ पीरियड। जैसे एंड खत्म होगा उसके बाद हम पैसा पे करेंगे बैंक को। 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो मंथली आपको इतनी इंस्टॉलमेंट करनी पड़ेगी, या कि हुई मंथली इंस्टॉलमेंट। 2 लाख रुपए लोगे तो 5 साल के अंदर आपको हर महीने आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को। ओके, अभी आप कहोगे सर ये माइनस आपका आंसर आपका माइनस में आ रहा है, तो आपको करना क्या है, रेड पे आता है, रेड आता है ना, हमेशा माइनस में आता है आपका। कोई भी फॉर्मूला लगाओ, फ्यूचर वैल्यू चाहे पीएमटी, आपको माइनस में दिखाएगा, वो भी रेड में। तो वहाँ पे पीएमटी के आगे आपको लगाना माइनस का साइन और कीजिए एंटर, आ गया आपका नॉर्मल। तो यहाँ पे मैंने आप सबको एक बार अनम्यूट कर दिया। आपसे बताइए, आपको आवाज़ आपको समझ में आया ये पीएमटी कैसे निकालते हैं? हाँ फातिमा जी बताइए, समझ में आया आपको ये? जी सर, मैं देख रही हूँ, क्या कहते हैं, जो रह गए वो मैं जब आप वीडियो सेंड करेंगे तो देख लूंगी। अगर कोई मुश्किल हुई तो मैं आपसे दोबारा पूछ लूंगी। ऐसा क्यों, मैं पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों कह रही हो आप? जी सर। मतलब कि मैंने ये पूछा, अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे अभी पूछ लो। आपने कहा कि सर मैं वीडियो देख के डाउट क्लियर कर लूँगी, ऐसा क्यों? मैं ये पूछ रहा था बस आपसे। सर वो इसलिए कि जब मैंने ये क्लास अपनी अटेंड करना शुरू किया उस टाइम पहले आवाज कम आ रही थी, तो इस वजह से मुझे सही समझ नहीं आई। अगर पॉसिबल है तो आप मुझे फिर से थोड़ा हाँ, समझा दें तो मुझे मैं क्लियर फिर हो समझा जाए। दूंगा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर देखो, मैं फिर से आप सबको म्यूट कर देता हूँ और एक बार दोबारा देखिए, जी। है ना। मैंने यहाँ पे कर दिया, सबको डिलीट कर दिया आपके यहाँ सामने। यहाँ पे देखिए, तो ये हम निकालना है ईएमआई, हम निकालना है ईएमआई। तो यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, आपको प्रॉपर तरीके से की शो हो। हम निकालना है ईएमआई। तो ईएमआई निकालने के लिए क्या, ये है लोन अमाउंट। हमने 2 लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से। हमने कितने लाख का लोन लिया है? 2 लाख का लोन लिया है। इंटरेस्ट रेट बाय पर ईयर, हमें हर साल 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और हमने लोन कितने साल के लिए लिया? हमने लिया 5 साल के लिए हमने लोन लिया है, यानी कि 5 साल तक, यानी हर साल हमें 5% मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2 लाख का, है ना। और यहाँ आपसे बोल रहा है मंथली इंस्टॉलमेंट, तो इसके हिसाब से आपको मंथली कितना पे करना पड़ेगा बैंक को कि आपका 2 लाख रुपए 5 साल के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ हमारा एक फॉर्मूला होता है पीएमटी का, है ना। तो याद रखना, जो भी अभी आपका पीएमटी का फॉर्मूला होता है, जो भी आपका पीएमटी का फॉर्मूला होता है, वो सारा मंथली बेस्ड डिवाइड होता है, मंथली बेस्ड होता है आपका, मंथली बेस्ड। इसमें हम जो भी देंगे आंसर सारा मंथली के अकॉर्डिंग देंगे, मंथ के अकॉर्डिंग देंगे। जैसे कि अगर मैं 5, ये हमारा साल भर का इंटरेस्ट है, 5 साल, ये 1 साल का इंटरेस्ट है 5% में दूंगा, यानी कि 1 साल का मैं दूंगा 5%। तो 5 साल का कितना हो गया? 25 हो गया ना। 5 साल का हो गया 25%, समझ रहे हो आप? 5 साल का हो गया 25%। तो ये हुआ 1 ईयर का। लेकिन जो पीएमटी फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला पीएमटी, ये बेस्ड होता है मंथली के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 5% है इसे मैं डिवाइड कर दूंगा 12 से, जो भी आंसर आएगा ये हो गया आपका मंथली। तो हमें मंथली इसके अकॉर्डिंग आपको पैसा देना पड़ेगा, इतना परसेंट का आपको पैसा देना पड़ेगा मंथली। ओके, और जो 5 ईयर है, ये 5 ईयर है। अगर मैं डायरेक्टली पीएमटी में 5 को सेलेक्ट करता हूँ तो वो मंथ के अकॉर्डिंग इसे गिनेगा, ये गिनेगा 5 मंथ। लेकिन ये हमारा ईयर है, हमने 5 साल के लिए लोन लिया है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इस 5 को मैं कर दूंगा इंटू कर दूंगा 12 से, इंटू कर दूंगा 12 से। तो क्या होगा, ये आ जाएगा मेरा महीना आ जाएगा, यानी 5 साल में कितने महीने होते हैं? 60 महीने होते हैं। तो 60 जैसे ही वहाँ लिखा जाएगा तो उसे महीने के अकॉर्डिंग गिनेगा 60 को। तो मैंने बता दिया कि जो फॉर्मूले में अभी अंदर डिवाइड और इंटू करूँगा वो मैं क्यों करूँगा, किस लिए करूँगा, ये मैंने आपको यहाँ अलग से क्लियर करा दिया है कि बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इक्वल टू पीएमटी, ओके।
रेट क्या हमारा, इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट है, ये हमारा 1 ईयर का रेट है, तो हमने क्या करा, डिवाइड बाय 12, कॉमा एनपीएस, एनपीआर का मतलब होता है लोन आपने कितने साल का लिया, इसको पीरियड क्या आपका, लोन पर पीरियड, पीरियड क्या आपका 5 साल का पीरियड है आपका, तो मैंने कहा इसे इंटू करना 12 से, क्योंकि ये मंथ के अकॉर्डिंग वेस्ट होता है, तो मैंने मंथ के अकॉर्डिंग दिखा दिया यहाँ पे, कॉमा पीवी है ना, आपकी वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू है ये 2 लाख, हमने 2 लाख का लोन लिया है, हमें मंथली इतनी पे कर, मंथली परसेंटेज इतनी है, और हमने इतने ईयर्स के लिए लिया है, ये हमने दे दिया है, कॉमा एफ वी का होता है फ्यूचर वैल्यू, या फिर इससे पहले अगर आपने कोई भी पेमेंट करी हो, वो पेमेंट यहाँ पे ऐड करोगे तो वो अमाउंट आपका हो जाएगा माइनस। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो, जैसे आपने एलसीडी को फाइनेंस करवाया, आपने फ्रिज खरीदी घर में, आपने उसको फाइनेंस करवाया, तो क्या होता है फाइनेंस, जैसे मान लीजिए फ्रिज आपको पड़ी 40,000 की, फ्रिज पड़ी 40,000 की या फिर 30,000 की फ्रिज आपको पड़ी, तो क्या होता है स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, 35% 40% डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। वो जो डाउन पेमेंट आप करते हो 30,000 का आपका फ्रिज है, आपने उसमें 35% 30,000 का 35% आपने पेमेंट कर दिया उसको, है ना, तो वो अमाउंट हम यहाँ लिखते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लोन लिया तो हमने कोई भी अमाउंट यहाँ पे दिया नहीं वापस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0 और कॉमा एंड ऑफ पीरियड 0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर। तो ये आपका आ गया मंथली इंस्टॉलमेंट इतना। तो याद रखना पीएमटी को जो भी आपका आंसर आता है वो आपका माइनस में आता है और रेड कलर में आता है, और आप चाहते हो कि ये एकदम प्रॉपर पॉजिटिव तरीके से दिखे, तो आपको करना क्या है, आप फॉर्मूले को डबल क्लिक कीजिए, पीएमटी के आगे आइए, इजकल टू के बाद और पीएमटी से पहले लगाइए माइनस का साइन, कीजिए एंटर। ओके, तो ये आपका पीएमटी का फॉर्मूला, यानी कि किसी भी चीज़ का ईएमआई निकालना हो तो इस तरह से हम ईएमआई निकाल सकते हैं। एक मैं बोल गया, थोड़ा माउस अटक गया, मैं भी आपको अनम्यूट कर रहा था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे को दोबारा सबको अनम्यूट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है ना। बताइए समझ में आया आपको, रूपा जी समझ में आया आपको? समझ आ गए जी सर, समझ आ गए हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर वैल्यू के अकॉर्डिंग, है ना। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है कि अगर आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हो ना, जैसे बैंक का इंटरेस्ट होता है अलग से, जैसे कहीं भी आप कमेटी करते हो, कमेटी अभी ज़्यादा चल रहा है, कमेटी चलती है ज़्यादातर कि आप पैसे वहाँ पे लगाते रहते हो, हर महीने इन्वेस्ट करते रहते हो, तो आपको बाद में जितना पैसा हो उसका इंटरेस्ट आपको मिलते रहता है और आपका पैसा उसमें जमा होता रहता है। ऐसा आपका बैंक का सिस्टम होता है। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जैसे आपको बता रहा है यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू, तो यहाँ मैं एक बार दोबारा सबको म्यूट कर देता हूँ। डिपॉजिट एवरी मंथ, हम हर महीने कितना डिपॉजिट करेंगे, 1000 रुपीज़ हम एवरी मंथ करेंगे डिपॉजिट, है ना, यानी कि जमा करेंगे। इंटरेस्ट पर ईयर, हर साल आपको इंटरेस्ट का मिलेगा 8%। इतना भी आप पैसे जमा करोगे, है ना, साल में जितना आपने पैसे जमा करा उसका आपको 8% मिलेगा साल का। डिपॉजिट ऑफ पीरियड ऑफ डिपॉजिट, आप 10 साल तक उस बैंक में अपना हर महीने 1000 रुपये आप करोगे डिपॉजिट, और आपको 8% एक्स्ट्रा मिलेगा आपकी डिपॉजिट का। तो फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी हुई, अगर आप हर महीने 1000 रुपये डिपॉजिट करते हो बैंक में और हर साल आपको 8% का इंटरेस्ट देता है बैंक, आपको दे रहा है इंटरेस्ट, और आप जो डिपॉजिट कर रहे हो वो आप 10 साल के लिए उस बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हो, तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वो आप निकालेंगे इससे एफबी से। तो मैंने यहाँ कर सेलेक्ट करके सेल को सिलेक्ट किया, डिलीट। तो देखो पीएमटी हो गया या चाहे एफबी हो गया, फॉर्मूला सब में आपका सेम होता है, और जो हम लगाते हैं फॉर्मूले का जो तरीका होता है लगाने का वो भी सेम होता है, बस फ़र्क है इनके रिजल्ट का, बस फ़र्क है इनके रिजल्ट का। तो देखिए क्या मांग रहा आपसे, मांग रहा रेट, तो रेट देने मैंने क्या दे दिया, ये रेट है मेरा, ये भी काम होगा मंथली करता है, तो मंथली क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 12 से। अब
एन पर यानी कि कितने महीने कितने साल के लिए लिया, हम कितने महीने के लिए लिया है, हमने लिया यहाँ पे 10 साल के लिए। तो हम क्या करेंगे 10 को इंटू कर देंगे 12 से, यानी कि 120 मंथ के लिए हमने लिया इसे। अगर मैं 10 सेलेक्ट करता तो सिर्फ 10 मंथ के अकॉर्डिंग मानता, इसलिए मैंने यहाँ करा है 10 को इंटू कर दिया 12 से, यानी कि 12, यानी कि 120 मंथ के लिए, क्योंकि एक साल में हमारे 12 महीने होते हैं। कॉमा एफ वी फ्यूचर वैल्यू क्या हमारी, फ्यूचर वैल्यू सॉरी यहाँ मैंने दिया है यहाँ पे एम पी टी है ना, पी एम टी क्या हमारी, ये हमारी डिपॉजिट पर मंथ। ओके, कॉमा फ्यूचर वैल्यू हमारी कुछ नहीं है यहाँ पे है ना, फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं है, मैंने कहा 0 और यहाँ मैंने लगाया टाइप ऑफ 0। तो तो फ्यूचर वैल्यू आपकी होती है इतनी 1,42,946 86.04। हिंदी थोड़ी कमज़ोर है मेरी, कोई बात नहीं, थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं इसे। आगे माइनस लगाओगे तो सीधा आ जाएगा 1,82,946.0.4 पैसा। इतना आपका फ्यूचर वैल्यू होगा अगर आप 10 साल तक अगर आप 1000 रुपये डिपॉजिट करते हो एक बैंक में। ओके, मैं एक बार दोबारा आपको अनम्यूट करता हूँ यहाँ पे माउस। है ना, मैंने आप सबको कर दिया अनम्यूट। आप सब बताइए समझ में आया आपको ये? जी सर। कोई डाउट? सर ये फॉर्मूला सर एक बार उसमें आंसर में रख के सर वो फॉर्मूला थोड़ा सा सर दिखाइए सर। ओके, हाँ सर ठीक। आराम से दोनों फॉर्मूला आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे दोनों आपको प्रॉपर शो हो रहे होंगे हाँ, फॉर्मूला के साथ। रूपा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। तो और कोई डाउट आपको? वैसे फतिमा जी ये बताइए आपने इतनी लेट क्लास ज्वाइन क्यों करी? हाँ मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा माउस सेट करने में लगाओ माउस को। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। तबीयत ठीक थी फिर मेडिसिन ली तो तबीयत बेहतर होगी, फिर मैंने क्लास ज्वाइन कर ली। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो अभी जैसे कि आपको पता है हमारी जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी वो कब से होगी, हमारी मंडे से होगी। मंडे को क्या सीखेंगे हम? इंटरनेट, है ना, मंडे को सीखेंगे हम इंटरनेट। तो अभी एक बार दोबारा पूछ सकता होगा वर्ड में, पावर पॉइंट, एक्सेल में, कहीं भी आपको डाउट हो मुझसे भी पूछ सकते हो आप, है ना, मैं क्लियर कर दूंगा। अगर कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो। या फिर मैं सवाल पूछूं आप सबसे? चलिए मैं ही पूछ रहा सवाल आप सबसे। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया आपके सामने MS वर्ड। तो यहाँ हो गया आपके सामने, हो गया ओपन, हो गया MS वर्ड। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं। ओके, संडे, मंडे, वेडनेसडे, मैंने कुछ ऐसे लिखे हैं। मैंने एक एक किया, देखो मैंने सेलेक्ट किया एक एक को। मैं कुछ कर रहा हूँ, ये नॉर्मली चीज़ कर रहा हूँ, बाद में आपसे सवाल पूछूंगा उसको आपको जवाब देना है।
एक मिनट का ज़रा मैं इसको डिलीट करता हूँ पूरा। यहाँ पे एक एक करके लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये लिखा मैंने आप पे संडे, मंडे और वेडनेसडे। ओके, अब जैसे कि इधर देखिए मैंने क्या करा, मैंने संडे को सिलेक्ट किया, मैंने किया यहाँ पे कॉपी किया आपके सामने। मैंने मंडे को सिलेक्ट किया, मैंने किया कॉपी। मैंने वेडनेसडे को सिलेक्ट किया, मैंने किया कॉपी। मैंने तीनों को कॉपी करा, तीनों को। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मुझे मंडे पेस्ट करना है। कैसे करूँ? मैंने कॉपी तीनों को कराया, लेकिन तीनों जितने भी मैं कॉपी करूँ उसमें से किसी पर्टिकुलर चीज़ को वापस कॉपी करना तो पेस्ट करना, तो क्या करूँ? मैंने संडे कॉपी करा, मंडे कॉपी करा और मैंने वेडनेसडे को कॉपी किया। अब मैं चाहता हूँ नीचे आके से मुझे मंडे को पेस्ट करना है। कैसे करूँ कि पहले मंडे पेस्ट करूँ, फिर संडे, फिर आके वेडनेसडे? तो ये कैसे करूँ बताओ आप? क्योंकि कभी भी आप पेस्ट कट कॉपी पेस्ट का काम करते हो, जो लास्ट टाइम आप कट या कॉपी करते हो सिर्फ वही पेस्ट आपका होता है। जैसे कि लास्ट में मैंने वेडनेसडे को कॉपी किया था, तो अगर मैं पेस्ट करूँगा तो सिर्फ वेडनेसडे आपका पेस्ट होगा। लेकिन मैं वेडनेसडे पेस्ट नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मंडे पेस्ट हो। जैसे मैं पेस्ट पे क्लिक करूँ या कंट्रोल, जैसे मैं पेस्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरा वेडनेसडे पेस्ट हो। क्या करूँ उसके लिए बताओ? बताइए। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया फातिमा जी। मंडे को सिलेक्ट करके फिर राइट क्लिक करें और कॉपी करके फिर पेस्ट कर देखिए दें। ये तो आपको मैन्युअली होगा ना। मैंने क्या करा, मैंने स्टार्टिंग में सबको कॉपी कर लिया। मैंने इसे करा कॉपी, फिर मैंने इसको करा कॉपी और मैंने फिर इसको भी कर दिया कॉपी। अब मैंने जिन जिन को कॉपी किया मैं अपने मन मुताबिक जहाँ चाहूँ उन्हें पेस्ट कर सकूँ। ये बताओ कैसे करूँ मैं? मैंने तीन को करा कॉपी, लेकिन मन मुताबिक मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे उसे पेस्ट कर सकूँ उस चीज़ को। किया मैंने संडे भी कॉपी किया था। मैं चाहता हूँ नीचे मुझे संडे को पेस्ट करना है, लेकिन कैसे करूँ मैं? तो बता सकता है? रूपा जी आप बताओ, मैंने आपको भी अनम्यूट कर रखा है। बताओ। क्या रूपा जी बताओ, मैंने आपको अनम्यूट किया, बताओ आंसर दो इसका। चलिए देखिए, अगर वैसे भी ये मैंने आपको बताया नहीं था क्योंकि मैं पूछ रहा था, अगर आपको पता होता मुझे बताइए। तो इधर देखिए, जैसे आपको क्लिपबोर्ड दिख रहा है होम पे, होम टैब में आपको सामने दिख रहा है क्लिपबोर्ड। अब उस क्लिपबोर्ड में आपको दिख रहा होगा ये वाला एरो, आपको इस एरो को करना ओपन। ये ओपन हो गया। लास्ट कॉपी जो दिखा रहा है वेडनेसडे दिखा रहा है आपको। तो अब इधर देखिए, अब मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे कॉपी हो गया है कॉपी। अच्छा वेडनेसडे ऑलरेडी था तो मैं वेडनेसडे कर दिया डिलीट, सॉरी मंडे कर दिया। मंडे सबको सेलेक्ट किया मैंने, कहा से कॉपी। मैंने वेडनेसडे कर दिया यहाँ से डिलीट, ठीक है। फिर करो डिलीट, तो हो गया मंडे, वेडनेसडे और संडे आ गया आपका। अब इधर देखिए यहाँ पे, अब जैसे कि ये जो मंडे है आपका यहाँ पे, ये ना वेडनेसडे, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं। अब देखिए इधर पे, अब जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए मंडे पे क्लिक किया, मंडे आपका आ गया। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, संडे चाहिए, संडे पे क्लिक किया, आपका यहाँ पे संडे आ गया संडे। अब मुझे यहाँ पे चाहिए वेडनेसडे क्लिक किया, आपका देखो उसका आगे आ गया वेडनेसडे। तो ये होते हैं आपके मल्टीपल कॉपी करके रखने के तरीके कि आप एक साथ जितने चाहो उतने को कॉपी कर लो, जहाँ आपको चाहिए वो डाटा वहाँ पे पेस्ट करोगे तो आपका वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। समझा आपको? ये मैंने नोट कर दिया, सबको समझ में आपको ये? जी सर। है ना? सर एक बात पूछनी थी आपसे। पूछिए। सर ये जैसे अभी आप टेक्स्ट कॉपी करें
देते हैं या हम कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो ये एक हाफ सर्कल सा आता है। पिक्चर इंसर्ट करते हो तो हाफ सर्कल सा आता है, कहाँ पे? सर ये अभी आ रहा था, पहले जब आप ये टेक्स्ट टाइप कर रहे थे ना तो वो हाफ सर्कल, जी सर ये बॉक्स में जो आया हुआ है ये हाफ सर्कल। देखो, ये इसलिए नहीं सर ये साथ में, ये ऊपर में, सर ये साथ में, ये लाइन के साथ, लाइन के दरमियान में सर ये देखिए। जी सर। देखिए ये आपको बताता है, ये है आपका रैप टेक्स्ट। जैसे फॉर्मेट पे जाओगे, ये ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको रैप टेक्स्ट, साइन देखिए जरा इसका। आप यही, आपको यहीं से बताता है आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर, टाइट, थ्रो, है ना, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड द टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, सेम आपको ऑप्शन में मिलेंगे। वो देखिए स्क्वायर, टाइट, थ्रो, बॉटम टू टेक्स्ट, है, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, एडिट, पैरा, पॉइंट, सारे ऑप्शन वही मिलेंगे। तो आपको ईजिली देता है कि आप चाहते हो यहाँ से भी इनका यूज़ कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे करा, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्या, बिहाइंड द टेक्स्ट। ओके, मैंने सेलेक्ट किया बिहाइंड द टेक्स्ट, यानी कि अब मैं जो भी टेक्स्ट लिखा मैंने इसके ऊपर लिखा। अगर मैं इसको लेके जाता हूँ इनके ऊपर, देखिए टेक्स्ट के पीछे चला गया, ये चला गया ना टेक्स्ट के पीछे। यहीं से मैंने एक्सेस किया यहाँ पे इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट। अब देखिए ये अभी आपका नाम देखिए टेक्स्ट के ऊपर आ गया, देख रहे हो ना, पर टेक्स्ट के ऊपर आ रहा अभी ये। तो ये होता है हमारा काम। ये को आसानी से आपको यहाँ पे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन देता है यहाँ पे इजीली कि आप काम कर सको। ओके, कोई डाउट नहीं आप सबको? तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं मंडे को। मंडे को हम सीखेंगे इंटरनेट, है ना। तो तब तक के लिए आप घर पे रिवाइज कीजिएगा, है ना। गुड बाय एवरीवन।